हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हिजबुल मुजाहिदीन को लगा बड़ा झटका। आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत। जी हां, बताएंगे कितना बड़ा दुश्मन था ये भारत का दोस्तों और कैसे हुई इसकी मौत। साथ ही साथ चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे, भारतीय सीडीएस पहुंचे आर्मेनिया तो घबरा गया अजरबैजान। आनंद फानन में नेवी चीफ को भेज दिया पाकिस्तान। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की खबर सुन, तुर्की और अजरबैजान में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी तैयारी। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे अमेरिका में अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। जी हां, अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा। अमेरिका ईरान के बीच भारी टकराव की बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, क्या युद्ध की हो गई है शुरुआत। वहीं दोस्तों इसमें बताया जा रहा है चीन का भी हाथ कैसे। यूएसएस लिंकन से जुड़ी बड़ी खबर, क्या चीन मुहैया करवा रहा है अमेरिका की सारी जानकारी ईरान को। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे क्या यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए से प्रेशर में थे डोनाल्ड ट्रंप। आखिर क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली बड़ी ये डील। वहीं भारत पर 500% टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के क्यों अचानक बदल गए सुर, अब क्या कहने लगे दोस्तों। वहीं किसानों को अब 6 की जगह मिलेंगे 9,000 रुपए। बताएंगे किस राज्य का है ये बड़ा ऐलान। वहीं दोस्तों इस राज्य में मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा। होली दिवाली पर भी मिलेगा बड़ा गिफ्ट। तो वहीं पीएम किसान योजना के लिए भी अब ये चीज नहीं बनेगी बाधा। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, 22वीं किस्त आने वाली है, जिसको लेकर बड़ी जानकारी। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की वर्ल्ड कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत अपना सुपर पावर देश बनने वाला है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट्स में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अप्रैल 1990 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की स्थापना के दौरान उसका संस्थापक सदस्य रहा आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल की सोमवार को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों जानकारी के मुताबिक वो पिछले 2 दशकों से भारत से भागकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई कलां इलाके में रहा करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल 1990 से 2008 तक कश्मीर घाटी में एक्टिव था और पुलवामा, शोपिया और राजपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। साथ ही जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में भी कैसर अहमद मीर ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों कुछ साल पहले कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान भाग गया था और वहां पर इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में स्थित हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के गढ़ी हबीबुल्लाह इलाके के गुलेथेरी मोहल्ले में स्थित खालिद बिन वलीद कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग करवाने की कमान दी गई थी, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी, रियाज नाइकू, जाकिर मूसा समेत सैकड़ों आतंकियों की ट्रेनिंग इसी कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल की देखरेख में हुई थी। जानकारी के अनुसार कैसर मोहम्मद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान भागने के बाद इसे इस्लामाबाद के ही तरलाई कलां इलाके में मकान दे दिया गया था और हर महीने 1.25 लाख पाकिस्तानी रुपए इसे वजीफा दिया जाता था। और सिर्फ ट्रेनिंग के समय पर ही कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल गढ़ी हबीबुल्लाह जाया करता था। साथ ही ट्रेनिंग के अलावा जम्मू कश्मीर में कैसर अहमद मीर उर्फ मोहम्मद इकबाल 80 से ज्यादा OGW का संचालन करता था, जो आतंकियों के सरहद पार करने के बाद उनके रहने खाने का इंतजाम करते थे और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी दिया करते रहते थे। जी हां दोस्तों, साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले और भारत के बालाकोट में ऑपरेशन बंदर के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के दबाव में नेशनल एक्शन प्लान लागू किया और मजबूरी में खालिद बिन वलीद कैंप को बंद करना पड़ा। यानी ये इतना बड़ा और खूंखार आतंकवादी था दोस्तों, जिसकी मौत कल खुफिया तरीके से बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई है। दोस्तों उसके मौत की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है कि कैसे वो मरा है या फिर उसको मारा गया है, लेकिन जो भी है भारत के लिए बेहतरीन खबर है दोस्तों और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बड़े झटके की जानकारी है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर जैसा कि आप सभी को पता है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी आर्मेनिया के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे से भारत आर्मेनिया रक्षा संबंधों के और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। सीडीएस अनिल चौहान जी के दौरे से आर्मेनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अजरबैजान तिलमिला गया है। दोस्तों उसने अपने नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल शाहीन मम्मादोव को पाकिस्तान भेजा है। रियर एडमिरल शाहीन मम्मादोव ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की है। हालांकि दोनों देशों ने इस दौरे का वास्तविक उद्देश्य सार्वजनिक
उल्लेख नहीं किया है कि क्यों भेजा है। बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान आजादी के बाद से ही एक दूसरे के दुश्मन है और कई युद्ध लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल भारतीय सैन्य प्रतिनिधि मंडल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा। आपको बता दें कि आर्मेनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ की डिफेंस डील करके पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सीडीएस अनिल चौहान जी की यात्रा के दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ अन्य वेपन सिस्टम की खरीद पर करार हो सकता है। जी हाँ, आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति भी कमोबेश भारत की तरह है, जिसे उसके लिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। दिलचस्प है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अजरबैजान तो पाकिस्तान और तुर्की से हथियार भी खरीदता है। आर्मेनिया में जब से पिनाका की तैनाती हुई है, दोनों पड़ोसी देश बिलबिलाए हुए हैं। ऐसे में यदि भारत आर्मेनिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर करार होता है तो ये पाकिस्तान के दोनों यार के लिए ऑपरेशन सिंदूर से भी करारी चोट होगी। दोस्तों, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के मुताबिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को राजधानी येरेवन पहुंचा, जहां भारत की राजदूत नीलाक्षी साहा सिन्हा और आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर शाहनजारियान ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ती निकटता और आपसी विश्वास की झलक देखने को मिली। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह यात्रा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान जनरल चौहान जी और प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आर्मेनिया के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे तथा क्षेत्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण, सैन्य तकनीक और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में ऑल द बेस्ट सीडीएस अनिल चौहान जी, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अरब सागर में अमेरिका ईरान के बीच भारी टकराव। यूएस नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आ रहे ईरानी ड्रोन को कर दिया ढेर। अरब सागर में बढ़ी टेंशन। दोस्तों बता दें, 1000 ड्रोन तैयार करने का दावा कर चुका है ईरान। दरअसल अमेरिका ने मंगलवार को अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरान का शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के पास पहुंच गया था। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान की तरफ से एक आक्रामक व्यवहार बताया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ड्रोन किस मकसद से तैनात किया गया था। अमेरिका के मुताबिक ड्रोन ने कमांड की तरफ से किए गए नॉन लेथल डिफ्यूजन कोशिशों के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदली। इसके चलते फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस घटना पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका से तनाव के चलते ईरान ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 से भी ज्यादा ड्रोन तैयार कर लिए हैं। अब दोस्तों, ये घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और वार्ताओं को फिर से शुरू करने के प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को तुर्की में महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है। कई क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनेर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही तुर्की, कतर और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। कुछ सूत्रों के जानकारी के मुताबिक सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, वहीं इसी को लेकर जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चीन भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या वो ईरान की कर रहा है इस मामले में मदद? आपको बता दें सबसे बड़ी अहम जानकारी, क्या ईरान को अमेरिकी मूवमेंट की जानकारी दे रहा है चाइना? यूएसएस लिंकन के पास देखिए जहाज बताते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान चीन का एक रिसर्च जहाज अरब सागर में देखा गया है। इस जहाज की मौजूदगी से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चीन जो है वो अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक चीन का रिसर्च जहाज दायांग याहो ओशन नंबर 1 19 दिसंबर से भारत के पश्चिमी अरब सागर क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है, जिसमें समुद्र की गहराई और समुद्र की सतह से के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप करने वाली एडवांस तकनीक लगी है। यह जहाज समुद्र में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी भी कर सकता है। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट की सुविधा भी है और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास वाले समुद्र इलाके में गश्त करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट मैंच ओजिंट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। हालांकि दोनों जहाजों के बीच सही दूरी का पता
पता नहीं चल पाया है। यह चीनी जहाज अरब सागर, भारत और पाकिस्तान के तटों के पास अभी सक्रिय है। 27 जनवरी के बाद ये जहाज करीब 171 नॉटिकल मील यानी लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण की तरफ से ईरान के तट से दूर चला गया था दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान को सारी जानकारी मुहैया करवा रहा है चाइना, ताकि वो ईरान से फायदा उठा सके, चाहे वो ईरानियन तेल की हो या फिर किसी एनर्जी और बाकी डीलों की। क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए से प्रेशर में थे ट्रंप? क्यों ऐसा हुआ कि 6 दिन के भीतर आनन फानन में भारत के साथ करनी पड़ गई ये नई डील? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को न सिर्फ भारत के साथ ट्रेड डील और टैरिफ घटाने की घोषणा की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ भी की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के रुख में इस बड़े बदलाव का कारण यूरोपियन यूनियन के साथ हाल ही में हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो सकता है। उनका कहना है कि एफटीए की वजह से अमेरिका पर भारत के साथ व्यापार समझौता करने का दबाव बन गया। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया इनिशिएटिव्स की डायरेक्टर फरवा आमिर ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भले ही पहले से बातें चल रही थी, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ हुई डील ने अमेरिका के लिए इस प्रक्रिया को तेज करने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि समझौते का समय भी दिलचस्प है, क्योंकि ये ठीक यूरोपीय संघ के एफटीए के तुरंत बाद सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो गया है। इसके तहत अमेरिका भारत से होने वाले निर्यात पर शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर देगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी हटा लेगा। करीब 1 साल तक चली बातचीत के बाद ये सफलता मिली। इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत कई बार मुश्किल दौर से भी गुजरी है। दोस्तों, इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद की गई। यानी कि दोस्तों यही है जिसने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो भारत के साथ टैरिफ कम करने पर बात करे। उसको लगा कि अगर यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए डील होने के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा भारत को अमेरिका की आवश्यकता कम होती जाएगी, क्योंकि भारत पर ऑलरेडी काफी भारी हैवी टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। और अगर अमेरिका की आवश्यकता खत्म हो गई, अमेरिका से जरूरत खत्म हो गई, तो फिर भारत अमेरिका की तरफ से 0% टैरिफ करने के बावजूद भी मुड़कर नहीं देखेगा। ऐसे में ट्रंप को पता चल गया कि यही बिल्कुल सही और सटीक समय है। एफटीए शुरू होने से पहले ही भारत से बात कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए सबसे अहम देश है जो चीन को कंट्रोल करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह असली वजह है कि 6 दिन के अंदर अमेरिका को भारत से डील करना पड़ गया। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, वहीं जो भारत पर 500% टैरिफ लगाने का बिल लाने की दे रहा था धमकी, अब उसके भी सुर बदल गए हैं। दोस्तों, उस अमेरिकी सांसद के सुर बदल गए हैं। अब क्या कह रहे हैं आपको बता दें। दरअसल अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम एक समय भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। सिर्फ धमकी भरी नहीं, बल्कि वो एक ऐसा बिल लेकर आए जिसमें भारत पर 500% टैरिफ का प्रावधान था। हालांकि ये बिल पास नहीं हुआ। भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी के बाद अब ग्राहम ने अपना रुख बदल लिया। भारत अमेरिका के बीच हुए इस नए टैरिफ समझौते के बाद हमने सोशल मीडिया पर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने अपने आचरण से इस टैरिफ कटौती को कमाया है। ये बदलाव विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने की सहमति के बाद आया है। दोस्तों, लिंडसे ग्राहम ने भारत के इस कदम को रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्ति की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक बताया। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश स्पष्ट है कि पुतिन के जो ग्राहक उनके युद्ध तंत्र को सहारा दे रहे हैं, उन्हें अब पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन केवल तभी बातचीत की मेज पर आएंगे जब आर्थिक दर्द असहनीय होगा। ग्राहम अब दुनिया को भारत का उदाहरण दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि भारत ने ये टैरिफ कटौती अपने व्यवहार से अर्जित किया है। मुझे उम्मीद है कि रशिया से तेल खरीदने वाले दूसरे देश भी भारत की राह पर चलेंगे। व्लादिमीर पुतिन तभी बातचीत की टेबल पर आएंगे जब दर्द बहुत ज्यादा होगा। यानी कि दोस्तों, इस लिंडसे ग्राहम की बातों में अभी भी झुकाव दिखाई नहीं दे रहा। भारत की मजबूती के आगे अमेरिका झुका है। इस चीज को ना बता करके लिंडसे ग्राहम उल्टा ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने आचरण को सुधार करके रशिया से तेल ना खरीद करके इस कटौती को कमाया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये जताना चाह रहे हैं कि अगर हम भारत पर से टैरिफ में कटौती कर रहे हैं तो ये भारत के आचरण की वजह से है। जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी क्या है इस राय और लिंडसे ग्राहम को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत हमेशा से तटस्थ रहा है और आगे भी रहेगा, आगे भी मजबूती से ऐसे ही जवाब देता रहेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाया है तो अवश्य दबा दीजिएगा और अंत में वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
उधर व्यापार समझौते के बाद जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने पर जोर दिया गया। बता दें, भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह मुलाकात महत्वपूर्ण खनिजों पर पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले हुई। रूबियो ने स्टेट डिपार्टमेंट में जयशंकर जी का स्वागत किया। बता दें कि इस दौरे और मुलाकात से उम्मीद है कि भारत अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में नई गति आएगी और दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। विदेश मंत्री जयशंकर जी 2 फरवरी से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वे क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में हिस्सा लेंगे, जिसे रूबियो आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन बैठकों का उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करना है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, सबसे बड़ी खबर, ग्राइंडर से काटकर चुरा ले गए महात्मा गांधी की प्रतिमा। ऑस्ट्रेलिया में गायब हुआ 426 किलो का स्टैचू। जी हाँ दोस्तों, बता दें, ऑस्ट्रेलिया में बापू की कांस्य की प्रतिमा चोरी कर ली गई है, साथ में तोड़ फोड़ भी किया गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ के रोविल इलाके में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को ग्राइंडर से काटकर चुरा लिया गया। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की ये प्रतिमा थी। दोस्तों, प्रतिमा को पंजे के जोड़ से काट लिया गया, जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं। उनके पंजों को छोड़ करके बाकी जॉइंट का हिस्सा ही उड़ा लिया गया। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों से प्रतिमा को बरामद करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की अपील की गई है। ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक रोविल में स्थित ऑस्ट्रेलिया भारतीय कम्युनिटी सेंटर में 426 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा चोरी कर ली गई। प्रतिमा को एंगल ग्राइंडर के जरिए बेस से काटा गया। इसके सिर्फ पंजे बचे हुए थे। प्रतिमा को टुकड़ों में काट दिया गया। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा है कि हम मेलबर्न के रोविल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया कम्युनिटी सेंटर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने और हटाने की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के सामने सख्ती से उठाया गया है, साथ ही दोषियों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने यह भी तक बता दिया कि प्रतिमा को 3 अनजान लोगों ने किंग सले क्लोज रोविल में चैरिटी की जगह से 1250 पर चुरा लिया था। पुलिस ने स्क्रैप डीलरों से कहा है कि ऐसे व्यक्ति पर नजर रखें जो कांस्य की प्रतिमा बेचने की कोशिश करें। उनसे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील करें। साथ ही साथ आपको बता दें, तुरंत छोड़ दे ग्वादर। जी हाँ, बीएलए के अटैक से घबराया चीन, सभी प्रोजेक्ट्स दिए रोक। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ग्वादर में लगातार हो रहे हमलों के बाद चीन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। चीन ने ग्वादर में अपने सभी जमीनी प्रोजेक्ट्स अस्थायी रूप से रोक दिए हैं और वहाँ मौजूद सभी चीनी नागरिकों को विशेष उड़ानों से वापस बुलाया जा रहा है। सुरक्षा और कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ग्वादर में काम कर रहे चीनी इंजीनियर, तकनीकी स्टाफ और अन्य कर्मचारी अब वहाँ सुरक्षा कारणों से मौजूद नहीं है। फिलहाल अस्थायी रूप से ग्वादर में एक भी चीनी नागरिक नहीं रहेगा। इसके चलते चीन के फंड से चल रहे कई ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में ग्वादर और बलूचिस्तान के लड़कों यानी लड़ाकों के कई इलाकों में हमले हुए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए चीन ने यह फैसला लिया। दोस्तों, चीन ने साफ साफ कह दिया है कि यह फैसला पूरे तरीके से अस्थायी और एहतियाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ग्वादर या सीपीईसी से पीछे हट रहा है। सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद काम फिर से शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय पाकिस्तानी स्टाफ फिलहाल कुछ काम संभालेगा, जबकि चीनी टीमें दूर से निगरानी करेंगी। चीन के कर्मियों की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि सुरक्षा हालात कब सामान्य होते हैं और नए सुरक्षा इंतजाम कितने कारगर साबित होते हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की बात आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा कबूलनामा अपना जारी किया। कह दिया कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज्यादा एडवांस्ड और महंगे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या होगी पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान की रखवाली करने में अक्षम है। उन्होंने माना है कि पाकिस्तानी सेना हाल ही में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के बीच बलूचिस्तान की सुरक्षा और गश्त करने में संघर्ष कर रही है। उनका यह कबूलनामा बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद आया है। सोशल मीडिया पर कई असत्यापित वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच विद्रोही के हमलों के डर से भागते हुए दिखाया गया। सोमवार को नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक है, जिससे प्रभावी नियंत्रण करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के 40% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
वियतनाम की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, वियतनाम के लिए चीन नहीं बल्कि अमेरिका सबसे बड़ा खतरा है। जी हां, आक्रामक युद्ध की तैयारी का खुल गया राज दोस्तों। वियतनाम सेना के एक आंतरिक दस्तावेज में अमेरिका के संभावित आक्रामक युद्ध की तैयारी को लेकर खुलासा हुआ। मंगलवार को सामने आई रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार अमेरिका को एक युद्धकारी शक्ति बताया गया है। ये दस्तावेज ऐसे समय में लिखा हुआ है जब एक साल पहले वियतनाम ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च कूटनीतिक स्तर पर बढ़ाया था। दस्तावेज में यह भी संकेत मिलता है कि वियतनाम सरकार को यह डर है कि बाहरी ताकतें कलर रिवॉल्यूशन जैसे जन आंदोलन को भड़काकर कम्युनिस्ट नेतृत्व को निगराने की कोशिश कर सकती है। द 88 प्रोजेक्ट नामक मानवाधिकार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में इस दस्तावेज को दूसरी अमेरिकी आक्रमण योजना नाम दिया गया है। संगठन ने कहा है कि ये सिर्फ अलग अलग सरकार की सोच नहीं बल्कि पूरे प्रशासन में एक साझा चिंता है। दस्तावेज जिसे वियतनाम के रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2024 में तैयार किया, उसमें लिखा कि अमेरिका चीन के खिलाफ निवारक शक्ति बढ़ाने के लिए असामान्य युद्ध और बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इस दस्तावेज में यह भी खुलासा हुआ है कि फिलहाल वियतनाम पर युद्ध का कम जोखिम है, लेकिन अमेरिकी युद्धकारी प्रकृति के कारण सतर्क रहने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन चीन के खिलाफ एशियाई देशों के साथ सैन्य और रणनीतिक रिश्ते बढ़ा रहा है, जिसे एक मोर्चा बनता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, सिंधु का पानी रोकने पर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा पाकिस्तान। जज ने मांगे कागज तो भारत ने कहा कौन हो तुम। जी हां, पाकिस्तान के आतंकी कुकृत्यों के जवाब में भारत ने जब उसको सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता रद्द किया तो वो इसके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर शिकायत की। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसकी सुनवाई 2 से 3 फरवरी को तय की गई थी। अब अदालत भारत से इससे जुड़े कागजात मांग रही है, जिसे भारत ने सिरे से इनकार कर दिया। अपने भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है। भारत ने इस अदालत के आदेशों को अवैध और शून्य मान रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने कभी भी इस कोर्ट को मान्यता दी ही नहीं, ऐसे में कोई आदेश उस पर लागू होता ही नहीं है। अब इसे पाकिस्तान की हर वो चाल नाकाम हो गई दोस्तों, फेल हो गई, जो वो भारत के खिलाफ ही करने का प्रयास करता है। वहीं बता दें, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई, अदालत में मौजूद रह सकती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां, कल बजट सत्र का 5वां कार्य दिवस था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई थी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स की चर्चा हुई। आज भी तनाव के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, यानी कल कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। दोस्तों, विपक्ष ने आरोपों पर जवाब की मांग की। सरकार ने इसे भ्रामक सियासी बयानबाजी बताया। तो वहीं किसानों को अब 6 की जगह मिलेंगे 9,000 रूपए। बिहार बजट में बड़ा ऐलान दोस्तों। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिक्षा और उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। सरकार ने शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रावधान किया। वहीं इस बार के बजट में बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बजट में किसानों के हित में एक नई योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलेगा। बिहार बजट में इस प्रावधान के बाद बिहार के किसानों को सालाना अतिरिक्त 3,000 रूपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दोस्तों, वहीं दिल्ली वालों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा। जी हां, PNG वालों के लिए भी खास इंतजाम। दोस्तों, दिल्ली की जनता के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राजधानी के गरीबों को ऐतिहासिक तोहफा दिया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे अब हकीकत में बदल दिया गया। दिल्ली कैबिनेट ने त्योहारों से ठीक पहले गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब दिल्ली के लाखों परिवारों की रसोई में होली और दिवाली पर खुशियों का चूल्हा मुफ्त में जलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के परिवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इस फैसले से न केवल मध्यम और निम्न वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि ये सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भी मुहर लगा सकता है, यानी लगाएगा। सरकार केवल LPG सिलेंडर वालों को ही नहीं बल्कि पाइपलाइन का इस्तेमाल करने वाले परिवार को भी राहत देने वाली, उन्हें भी सिलेंडर की कीमत के बराबर यानी 853 रूपए का लाभ दिया जाएगा। ये कदम उन शहरी गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है। तो वहीं दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।